नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अमित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएलए और हॉटलाइन के जरिए लगातार हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, कौन कौन से ऐसे काम है जो हुए, कौन कौन से ऐसे काम है जो किसी भी कारणवश नहीं हो पाए। इसके साथ ही हम ये भी उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए क्या रोड मैप है उनका, किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर यहाँ की जो जनता है यानी कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको एक बार फिर से मौका देती है तो आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ रहने वाली है, ये भी जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही एक एमएलए हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और हमारे साथ पटौदी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक है प्रकाश जरावता जी, जिनको आप अभी देख भी पा रहे होंगे, हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रकाश जरावते जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो जाने जाते हैं। और पटौदी विधानसभा के लिए अपनी आवाज को वो किस तरीके से विधानसभा के अंदर उठाते हैं वो भी हमने बखूबी देखा है। और हर मुद्दे पर वो बखूबी बोलते हैं और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनको भी उठाने का विधानसभा में लगातार वो काम करते रहे। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जरावता जी। जी, सभी को नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद अमित जी, और हर खबर चैनल का भी आभार कि मुझे प्रदेश की जनता से रूबरू होने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सर, ये चैनल फॉर न्यूज इंडिया है सर। और यहाँ पर एमएलए ऑन हॉटलाइन में हम अब सवाल और जवाब के जो सिलसिला है इसको शुरू करेंगे। और सत्यप्रकाश जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे वही रहेगा, मैं यही जानना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास आपने किया है। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि लगातार आप लगे रहे, लेकिन किस तरीके से आपने विकास किया, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि वो हमने किए। और जब बीच में आप एक बार फिर से अब दोबारा जनता के दरबार में आपको जाना होगा तो आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये काम है जो हमने करके दिखाया। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है जी। और जब आपने तय किया कि आप नौकरी के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके मन में कोई योजना तो होगी ही। पिछले लंबे समय से पटौदी विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक उपेक्षा का शिकार था और बड़ी तकलीफ हमें होती थी, क्योंकि मैं पैदा वहाँ हुआ, पढ़ा मैं वहाँ, लिखा मैं वहाँ, नौकरी मैंने वहाँ की। इसलिए पटौदी को दुर्दशा देखकर तकलीफ होती थी। हमारे मित्रों ने, हम सब ने तय किया कि आज नहीं तो कल पटौदी को एक सही मुकाम होना चाहिए। हमें तकलीफ होती थी, हम किसी से जलन नहीं रखते, लेकिन जब पटौदी के बाद वाले शहर झज्जर हो, आपका पलवल हो, रेवाड़ी हो, ये डेवलप हो गए और पटौदी वहीं की वहीं रही, तो उस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा पीड़ा थी और इसलिए मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, प्रदेश के लोगों ने, प्रदेश पटौदी क्षेत्र की 36 बिरादरी ने अवसर दिया और मुझे यहाँ के नेतृत्व का मौका मिला। और मैंने लोगों से एक ही वायदा किया था कि मैं कोई वायदा नहीं करता, मैं जो काम करूंगा उसकी धमक दूर तक दिखाई देगी। और वो आप जानते ही हैं, पहला जो मेरा मास्टर कोरोना के 2 साल के दौरान मैं एक दिन भी अपने घर में नहीं रहा और जब भी कहीं जरूरत पड़ी सिलेंडर की, अगर कोई भी व्यवस्था नहीं हुई तो मैं खुद उस सिलेंडर को पहुंचाने के लिए उसके घर पे पहुंचा। ऑक्सीजन का हो चाहे वो सैनिटाइजर, हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीति सेवा कैसे की जाए उसका पूरा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर शुरू के 2 साल आपने, हमने सबने बड़े कष्ट के साथ भुगते हैं। और कोरोना हटने के बाद जब सब कुछ सिस्टम में आ गया तो पहला जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो पटौदी के विधानसभा के अंदर एक गांव की जो दुर्दशा थी उसको देखकर तकलीफ होती थी कि मानेसर,
कासन, खो, नाहरपुर, सिकंदरपुर, बढ़ा, काकरोला, भावला, इन गांवों में सीवर और पानी की व्यवस्था नहीं थी, गलियों की व्यवस्था नहीं थी। सरपंच जी का एक काम बहुत अच्छे कर रहे थे सरपंच, लेकिन उनका फंड लिमिट होता था, उनको काम करने की शक्तियां लिमिटेड थी। इसलिए माननीय मनोहर लाल जी से उस समय मैंने आग्रह किया और उन्होंने प्रदेश के अंदर 11वां अलग से नगर निगम एक ही जिले में दूसरा बनाने का काम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने किया और इससे मेरी काम की धमक पूरे हरियाणा में ही नहीं देश के अंदर भी गई कि एक जिले के अंदर दूसरा नगर निगम और वो भी गांव से सीधा। तो एक अपने आप में बड़ी अद्भुत बात थी। इसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सर पिछले 5 साल में आपने अपने क्षेत्र में विकास की बयार बहाई है, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपको लगता है कि भाई ये काम भी मैं करना चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी आपकी, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जो नहीं हो पाया, लेकिन आगे आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, कुछ बड़ा रह रहा है बाकी, कुछ जी। बड़ा बाकी रह रहा है और क्योंकि पटौदी की अभी तो एक आधुनिक जो पटौदी तैयार करनी है, जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी अब आए थे रैली में पीछे चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि जरावता पटौदी को नया गुरुग्राम बनाने लग रहा है। तो उस कड़ी में मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो पटौदी का नगर परिषद हो, मानेसर का सब डिवीजन हो, हम ये सब उसी के चरण के हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक ही कार्यकाल में एक ही विधानसभा में एक निगम और एक सब डिवीजन और एक परिषद, शायद आपको दूसरा उदाहरण प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। एक एक जमाना होता था कि लोग दो योजना एक कॉलेज खोलकर चुनाव जीत जाते थे। मैंने 1 दर्जन स्कूल अपग्रेड किए, पटौदी में नया कॉलेज खोलने का काम किया। तो ये सब चीजें शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से मूल चूल परिवर्तन के लिए काम किया ताकि नई पटौदी हमारी विकसित हो। चुनाव के दौरान मुझे एक हमारी माता जी मिली थी, उन्होंने कहा कि कितने ही एमएलए आए गए लेकिन मेरे सर से पानी का घड़ा नहीं हटा, यहाँ पर खारा पानी है। फर्रुख नगर के शिवाड़ी क्षेत्र के साइड के गांव की ये घटना है। तो मैंने एमएलए बनने के बाद धन्यवाद दौरे पे गया, तब मुझे मिली थी, एमएलए बनने से पहले नहीं। तब मैंने अम्मा से कहा था कि शायद मुझे भगवान ने मौका दे दिया अब और शायद मैं आपकी तकलीफ को दूर कर सकूं। जब माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पर आए मानेसर में निगम के मुहूर्त के लिए, तो मैंने आग्रह किया कि मेरे थड़ी के 33 गांव, ढाणिया 28 गांव पानी, पीने के पानी से जूझ रहे हैं, खारा पानी है। तो माननीय मनोहर लाल जी ने 66 करोड़ रुपए दिए और वो पीने का पानी गांव गांव पहुंचाने का कार्य हमारा अंतिम चरण में चल रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें जी तो हमारा पटौदी का बाकी हिस्सा वो भी डार्क जोन में जा रहा है और पानी की कमी हो रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वाटर प्लांट लगाया जाए, लेकिन जब लगाने लगे तो हमारे पास जमीन ना पब्लिक हेल्थ के पास और ना परिषद के पास। अल्टीमेटली हमने गांव था जो पहले उसको परिषद में आ गया, उसको तैयार किया और 25 एकड़ में हम वो जमीन जल्दी ही पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वहाँ एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पटौदी के लिए लगाया जाएगा और हर गांव में नहरी पानी पहुंचाने की हमारी योजना, करीब करीब 200 करोड़ की इस योजना पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करें, जी जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे ये हैं। तो एक मैंने आपको सिर्फ जी सैंपल बताए हैं कि बड़े बड़े काम। अगर हम बात करें, बचपन में सुनते थे कि साबी भी कोई नदी होती है, जी साबी नदी का पुनरुद्धार, उसको दोबारा खोदने का काम मैंने शुरू कराया ताकि जो वाटर लेवल कम है वाटर रिचार्ज हो जाए। मेरे यहाँ नहरें थी तो बड़ी गंदगी उनमें भरी हुई थी, गाद भरी हुई थी, पानी नहीं पहुंचता था। मैंने उस गाद को निकलवाया और उसको पक्की करवाया ताकि पानी आखिरी टेल तक पहुंचे। तो इस तरह के बड़े बड़े काम, चाहे पीने के पानी का हो चाहे खेत के पानी का हो,
चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी हॉस्पिटल थी, 25-30 की ओपीडी थी, और आज वहां पर ओपीडी 10 गुना बढ़ गई है, 250 से ले ज्यादा ही ओपीडी होती है, क्योंकि हमने अच्छे डॉक्टर, अच्छी मशीनें और अच्छे दवाइयां वहां हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। नए हॉस्पिटल को भी हमने शुरू कराने का काम किया है। तो ये बड़ी चीजें कुछ इस तरह से हमने अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए। भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है वो पटौदी की जनता को भी पता है, वो मुझे भी पता है कि मेरी योजना क्या है और मैं किस तरीके से लग रहा हूँ। मैंने चुनाव में एक ही बात कही थी कि पटौदी एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक शहर है, और पटौदी देश का एक नंबर शहर है, और ये देश का एक नंबर शहर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब डेवलपमेंट होने लग रहे हैं, तो उस समय मैंने कहा कि इसको एक बड़ा शहर डेवलप किया जाए। तो माननीय नायब सैनी जी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपनी सहमति दी, और अब पटौदी आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली के एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है। उसके सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई है तो गुरुग्राम है, और गुरुग्राम में अगर कोई जगह नेशनल हाईवे पर स्थित है तो वो है पटौदी, जिसको तीन हाईवे जिसके चारों तरफ निकाल दिया आदरणीय मनोहर लाल जी ने। तो उस जगह को एक भविष्य का शहर, ताकि यही जो गुरुग्राम में कीमतें बढ़ी हुई हैं, उन कीमतों में लोगों का रहना व्यापार करना संभव नहीं है, एक नया शहर पटौदी को तैयार किया जाए, ताकि जो लोग अपने परिवार के लिए अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ना चाहे उनको हम मुहैया करा सके। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, RRTS, ऑर्बिटल सब यहाँ पर है, मुंबई एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे सब यहीं पर है। तो पटौदी एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो व्यापार का नॉर्थ इंडिया को पूरे को कनेक्ट करता है, और सभी पोर्टों को सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करता है। डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर और से अदानी का ये जो है इसका भी फर्क पड़ा है। और माननीय मनोहर लाल जी ने एक बड़ा काम किया कि इंटरनेशनल सिटी भी यहीं बना दी, ग्लोबल सिटी जो बन रही है। इसलिए पटौदी अपने आप में एक बहुत उभरता हुआ शहर है, और उस उभरते हुए शहर में अभी DPC तक काम हुआ है, और इसलिए मुझे 5 साल और चाहिए, ताकि इस पटौदी को भविष्य का जो हमने सपना लेकर हम चले थे, हमारे मित्र हम लोग, एक ऐसी पटौदी हो जो अपने आप में एक आधुनिक और विकसित बड़ा शहर हो, जिसमें रहने और काम करने के लिए लोगों को किफायती दाम पर जमीन और उपलब्ध हो सके, लोगों को रोजगार हो सके। हमने हर चीज पर एक एक करके हमने फोकस करके काम कर रहे हैं। अगर हम पंचायतों के डेवलपमेंट की बात करें तो शायद इतने जो राशि शायद ही किसी की विधानसभा में आई होगी। कहीं खेत खलियान के आधा दशक से ज्यादा, यानी कि 70-80 गांव में खेत खलियान के रास्तों को मंजूरी करना। अगर 35 रास्ते बनते हैं तो 70 गांव को जोड़ते हैं। 56, 57, 58 तक गांव में एक साथ फिरनिया, 100 गांव में शमशान घाट एक साथ, 50 गांव में चौपालों का निर्माण एक साथ, आधा दर्जन कुंभ सेंटर, आधा दर्जन पार्क व्यायामशाला। तो इस तरह से बड़े बड़े काम हम अपने विधानसभा में कराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि उम्मीद करें प्रकाश शरावत जी कि एक बार फिर से हम सत्यप्रकाश जी को चुनावी मैदान में देखेंगे, पटौदी से देखेंगे, चुनावी ताल ठोकेंगे। मैं आप निश्चित तौर पर उम्मीद ही नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी आदमी हूँ और साफ बोलता हूँ, कबीर साहब का अनुयायी हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, भूत भविष्य की मैं कल्पना नहीं करता।
और जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करता, भविष्य के बारे में ज्यादा सोचकर विचलित नहीं होता। वर्तमान में जीने वाला हूँ और वर्तमान में मुझे विधायक बना हुआ है। मेरा एक काम है कि पटौदी के लिए मैं एक एक मिनट की, लोग मुझे कहते हैं कि आप चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे। भी चुनाव की तैयारी पार्टी ने टिकट देना है, जनता ने चुनाव लड़ाना है, तो मैं तैयारी क्या करूं? मेरे को तो 3 महीने बचे हैं, उसमें एक एक दिन पटौदी के डेवलपमेंट के लिए जो मैं लास्ट हूँ, मैं तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के काम पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और मेरा एक ही सपना है कि पटौदी और इसका आसपास का क्षेत्र, मानेसर, ये आने वाले समय में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए, इस एक अलग से इन मुकाम हासिल हो, यहाँ के लोगों को व्यापार, काम, रोजगार बढ़े, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो और जो डार्क जोन पानी का है उससे मुक्ति हो। इन्हीं चीजों को लेकर मुझे 5 साल का समय और चाहिए पटौदी की जनता से। ये तय पार्टी ने करना है, तय जनता ने करना है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे मुद्दों को लेकर भी, प्रदेश के जो दूसरे मुद्दे हैं उसको लेकर भी मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे कर लेता हूं, सवाल जवाब कर लेता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके पास भी समय कम है। तो सर, सवाल मेरा आपसे यही है सीधा सा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से देखा जाए, क्या उम्मीद करें कि बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी, और हैट्रिक लगाने की तैयारी हो चुकी है क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अच्छा, जाने वाली है, और कांग्रेस। आप अमित जी आप बताइए, अगर बीजेपी की सरकार ना बनाए तो किसकी बनाए? बापू बेटा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके लड़के की बनाए? आप बताइए किसकी बनाए? आज नायब सिंह सैनी जी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनके जैसा सज्जन और सीधा, मृदभाषी और कठोर निर्णय वाला, तुरंत निर्णय लेने वाला, पूरे एक एक व्यक्ति के विकास की बात करने वाला, ऐसा शानदार, दमदार, वजनदार और प्रदेश का वफादार ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? ये तो मान आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी की दूरदृष्टि थी, जो उनको पहचान करके हरियाणा की जनता की सेवा का मौका दिया। और पूरे दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि 2/3 मेजोरिटी, दोबारा कह रहा हूं, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर, और भी चीजें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं जिसमें आपने बीजेपी से देखा, करनी कुछ चीजें रही पिछले चुनाव में। हम मानते हैं कि हम कांग्रेस के झूठ को रोकने में कामयाब नहीं हो सके, मैं इस बात को मानता हूं। और मैं एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते में इस जिम्मेवारी को भी लेता हूं, स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस ने जो हम दलित समाज को बहकाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान बदलेगी, आरक्षण खत्म करेगी, उस भ्रम को हम तोड़ नहीं पाए। मैं इस बात का जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूं कि कहीं न कहीं एससी मोर्चा की इसमें पूरी तरह उस बात को तोड़ नहीं पाया। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस ने केंद्र में ये बहकाने का काम करके दलित समाज की वोट तो ले ली। महिला हमारी मातृशक्तियों को कि हम 8,500 रुपए देंगे, फार्म भराए। अब वो 8,500 वाले मेरे से पूछते हैं कि जरा होता भाई, वो 8,500 की कह के गए थे, मुझको वो तो उड़ गए। कि भाई क्या कैसे करना है? कि हमने क्या करना है? देखो, हमारे दलित समाज में मान सम्मान, स्वाभिमान बड़ी चीज होती है। और मैं कुमारी शैलजा हमारी बहन, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरी उसको नेता भी मानता हूँ। लेकिन जब उसका इज्जत और मान सम्मान कांग्रेस में नहीं है, अशोक तंवर को बेइज्जत कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का कोई भी दलित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास करेगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर विश्वास करेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी दलित पर विश्वास करेगा। पूरी तरह कांग्रेस को नकारने का काम भारत प्रदेश की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ काम करेंगे। सब लोग जानते हैं संविधान को कांग्रेस ने कब कब कुचला है, कांग्रेस ने बाबा साहब का कितना अपमान किया है, ये सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने हर कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, तो ये सब चीजें सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर, बहकाकर लोगों को वोट हासिल कर लिया, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक और बात अब नई देखने को मिल रही है
जनावता जी, और वो ये बात है कि दीपेश सिंह हुड्डा कहीं भी जा रहे हैं तो वो संविधान की जो कॉपी है जिसको राहुल गांधी भी अपने हाथों में लेकर चलते हैं, वो अपनी सभाओं में लेकर चल रहे हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर से उसको लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहा, वो विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुद्दा देखिए बनाने की कोशिश की जाती आज है और कांग्रेस का फायदा होगा। आज राहुल गांधी से भी और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से भी पूछते हैं कि वे जी। पहली बार बाबा साहब के विरोध के बावजूद धारा 370 किसने जोड़ी? हम्म। संविधान की प्रस्तावना में किसने बदली? पहली बार 39वां और 42वां संविधान संशोधन करके और देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर और ये कहना कि प्रधानमंत्री का निर्णय फाइनल है, संविधान को कुचलने का काम किसने किया? जब शेषेश्वरानंद भारती के केस का उदाहरण देते हुए और इंदिरा गांधी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था 39वां संविधान संसद, उसको पलटा और ये कहा कि तुम लोग संविधान से बड़े नहीं हो, तुम लोग संविधान की इज्जत को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में उदाहरण देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा, जब वो चुनाव हारेंगी तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो संविधान का माहौल तो इन लोगों ने उड़ाया, देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर कहाँ नहीं उड़ाया? हर जगह आप हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा में क्या कभी संविधान लागू किया भूचोद? किसी ने भी लागू किया? 2014 से पहले सिर्फ गुंडाराज होता था, घर की बही काका लिखने वाले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हरियाणा को लूटने का काम कर रही थी। ये जो पार्टियां थी ना, क्षेत्रीय और कांग्रेस, ये सब लिमिटेड कंपनियां थी, इन्होंने लूटा है। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ, उस मानेसर को लूट के खा गए लोग, जमीनें छीन के खा गए। तो इनका संविधान में आस्था कब रही? एक दिन भी कांग्रेस के लोग, अच्छा जब भी सरकार केंद्र में बनी, कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष की सरकारों को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया। ये कहाँ का लोकतंत्र रहा? तो संविधान का माहौल तो बार बार कांग्रेस ने उड़ाया। अरे बाबा साहब को दिल्ली के अंदर दाह संस्कार के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी, उनका सामान उठा के फेंक दिया गया। भला हो नरेंद्र मोदी का, बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में बनाया, महू में बनाया, लंदन में बनाया, लेकिन इन लोगों ने तो मैं और मेरा बाप और मेरा दादा, उनके अलावा किसी के ना जयंती और ना उनके अलावा कोई कॉलोनियों के नाम और ना उनके अलावा कोई सम्मान, ना भारत रत्न। अपनों को तो जीते जीते भारत रत्न देंगे, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम ये कर नहीं सके। तो ये लोग, कांग्रेस के लोग कब से संविधान की बात करने लग गए? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सत्यप्रकाश जी। और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी सर, हमारा जो चुनावी रथ है वो निकल चुका है। एक बार फिर से आपको चुनावी रथ में बिठाएंगे सर, फिर से आपके से सवाल जवाब का सिलसिला जो है उसको शुरू करेंगे और एक बार फिर से ये हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास आपने किया है। और इसके साथ ही पटौदी की जो जनता है उसके बीच में भी सर हम जाएंगे, उससे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से आपने अपने क्षेत्र का विकास किया है और कितना प्यार और कितना आशीर्वाद वहां की जनता आपको अब तक देती आई है और आगे भी वो कितना प्यार आपको देने वाली है। बहुत जल्द एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। सत्यप्रकाश जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए रात का समय हो रहा है, रात के 11 बजे भी आप हमसे बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बिजी शेड्यूल है आपका, उसके बावजूद भी आपने समय निकालकर और कहा कि अमित नहीं बिल्कुल इंटरव्यू करेंगे और आपके सारे सवालों का बखूबी हम जवाब देंगे और ऐसा आपने करके भी दिखाया सर। एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत धन्यवाद। आपका भी आप देखते रहिए और चैनल का जी भी, प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और पटौदी की जी जनता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी जी सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार फिर से नमस्कार। आप देखते रहिए चैनल फॉर